हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे सुलेमान शाह के बेटे सरदार अर्तुगरुल गाजी के मुल्क तुर्की की, और हम जानेंगे औस खान के बारे में। आया सूफिया कौन थी? मसीही बिरादरी का आया सूफिया के हवाले से क्या अकीदा है? मुआहदा लौज़ान क्या है? क्या 2023 के बाद वाकई तुर्की में सल्तनत उस्मानिया दोबारा कायम हो जाएगी, या कुस्तुनतुनिया पर यूरोप दोबारा कब्जा कर लेगा? सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? और हम जानेंगे कि आखिर कैसे कोस्ट गार्ड के बेटे ने तुर्की को दुनिया के 10 बड़े ममालिक की लिस्ट में लाके शामिल कर दिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफा करने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, तुर्की का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये एक यूरो एशिया कंट्री है, जिसकी वजह इसका 97% हिस्सा एशिया में और 3% हिस्सा यूरोप में है। इसके 81 सूबे और 600 शहर हैं। 1.5 करोड़ की आबादी रखने वाला इसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इसकी सरहदें 8 ममालिक से जाके मिलती हैं। शुमाल मशरिक में जारिया, मशरिक में अर्मानिया, अजरबैजान और ईरान शामिल हैं। मगरिब में इराक और शाम शामिल हैं। जुनूब मगरिब में मेडिटेरियन सी, मगरिब में यूनान और शुमाल में बहर अस्वद शामिल हैं। 8,14,578 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क दुनिया के 37वें नंबर पर आने वाला मुल्क है, जिसकी कुल आबादी 8,30,17,520 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की की असल लैंग्वेज तर्किश है। तर्किश ज़बान को इस मुल्क की सरकारी ज़बान होने का एजाज़ भी हासिल है। इसके अलावा यहाँ पर दीगर ज़बानों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तर्किश ज़बान इस मुल्क के 70 से 75% अफराद की ज़बान है। ताहम यहाँ पर मौजूद वो अफराद जिनका ताल्लुक तैब्रोस, यूनान और ख़ास तौर पे वस्ती यूरोप के तारीख़ वतन लोग, ख़ास तौर पे जर्मनी के लोग तर्किश ज़बान का ही इस्तेमाल करते हैं। ये ज़बान एशिया की कई ज़बानों से मिलती जुलती ज़बान है। रजब तैयब उर्दिगान 1964 में इस्तांबुल के नवाही बस्ती में कायम पाशा के कोस्ट गार्ड के यहाँ पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। उर्दुगान ने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए $4 मिलियन खर्च किए और मुल्क को पोल्यूशन फ्री कर दिया, और देखते ही देखते इस्तांबुल मुल्क का तरक्की याफ्ता और पुरअमन शहर बन गया। उर्दुगान ने 14 मार्च 2003 को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। तर्किश मॉडर्न भी हैं और मजहबी भी। उर्दुगान ने हालात को देखते हुए एक मॉडल तैयार किया, जो बाद में तुर्क मॉडल या उर्दुगान मॉडल कहलाया। उर्दुगान ने चंद माह के अंदर गवर्नर का सिस्टम ठीक कर दिया, हुकूमती निज़ाम को ऑनलाइन किया। अब लोगों को सरकारी दफातर के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। नई सड़कें बनाई गईं, रेलवे का निज़ाम सही किया गया और टर्किश एयरलाइन को बहाल किया गया, जो यूरोप की सबसे बेहतरीन और 7वें नंबर की एयरलाइन बनी। पुलिस के महकमे को फौज के बराबर सहूलियत दी गई। नापतोल ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म हुई। लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। सयाहों ने मुल्क का रुख किया और हर साल यहाँ 3 करोड़ से ज़ायद सयाह आने लगे। दोस्तों, सयाहों की बड़ी तादाद यूरोप और अरब ममालिक से आती है। 15 सालों में तुर्की को पूरे दुनिया के लिए खोल दिया गया। आर्मीनिया की सरहद से लेकर ईरान की सरहद तक और यूरोपीय सरहदों से लेकर ब्लैक सी तक, जहाँ भी नज़र डालें सयाहों के झुंड नज़र आते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर सूफी रक़्स और तबलीग के ऊपर से पाबंदी हटा ली गई। स्कूलों में अरबी निसाब फिर से मुतारिफ कराया गया। शराब नोशी महदूद हुई। पर्दा, हिजाब और दाढ़ी से पाबंदी हटा ली गई। मदारिस और मसाजिद बहाल हो गईं। लेकिन दोस्तों, दुनिया उस वक्त हिल के रह गई जब आया सूफिया म्यूज़ियम को मस्जिद में तब्दील किया गया। ये आया सूफिया कौन थी? इनके बारे में जानने के लिए हमें तारीख में झांकना पड़ेगा। ये तारीख दोस्तों बहुत पुरानी हो सकती है, क्योंकि बहर अस्वद में पानी के अंदर तय में इंसानी आबादी के आसार मिले हैं। माहिरीन के मुताबिक ये आसार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान वाले ज़माने के हो सकते हैं। हो सकता है बहर अस्वद में पानी की सतह बुलंद हुई हो
اور یہ پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا یافس جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹے ترک کو اپنا جانشین بنایا۔ ترکش ترک بن یافس کی نسل میں سے ہیں۔ اس ہی کی نسل کارا خان کے گھر اوس خان کی ولادت ہوئی۔ ترکوں کے درمیان اوس خان کو کافی معتبر اہمیت حاصل ہے۔ ماہرین کے مطابق جب اوس خان پیدا ہوا تو اس نے پیدا ہوتے ہی بولنا شروع کر دیا تھا اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا اور گھوڑی کا دودھ اور گوشت مانگا۔ ناظرین، جب اوس خان جوان ہوا تو ایک ڈریگن نما جانور جو انسانوں کو چیڑ پھاڑ کے کھا جاتا تھا، اوس خان نے بڑی ہی مہارت سے اس جانور کی اپنی تلوار سے گردن اڑا دی اور تمام انسانوں کو ہمیشہ کے لیے اس درندے سے نجات دلائی۔ اوس خان کی کوششوں سے ترک بکھرے ہوئے قبائل آپس میں ملے۔ اوس خان کے 12 بیٹے تھے جو بعد میں 12 قبائل بنے اور کائی قبیلہ بھی انہی قبائل میں سے ایک ہے۔ اس ہی کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ کافس کا زمانہ یہاں طویل عرصے تک یونانیوں کی سیوسی حکومت کی سلطنت رہی۔ اس کے کچھ عرصے بعد رومیوں نے اس کو روم کا حصہ بنایا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصف ہوئی جن پر چند ہی لوگ ایمان لے کر آئے۔ یہودیوں نے ان پر بغاوت کا الزام لگایا اور اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں میں زندہ اٹھائے جانے کے بعد مریم علیہ السلام ترکی شفٹ ہو گئیں۔ 4 صدی عیسوی میں قسطنطین رومی حکومت کا پہلا رومی بادشاہ بنا اور اس نے قسطنطین اوپل کو دارالحکومت بنایا۔ یہ شہر یورپ کا سب سے بڑا اور امیر شہر تھا جو 2 بر اعظموں پر آباد ہوا۔ یورپ اور ایشیا کے سنگم پر آباد ہونے والا یہ وہ پہلا شہر ہے جو شہروں کی ملکہ کہلاتا تھا۔ قسطنطین جس وقت بادشاہ بنا یہ خانہ جنگی کا دور تھا اور اس نے اچانک ہی اعلان کر دیا کہ اس نے آسمانوں پر عیسائیت کا نشان چمکتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی تعبیر کے نتیجے میں اس نے عیسائیت قبول کر لی اور ہر شخص کو عیسائیت قبول کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش پر ایک چرچ قائم کیا اور عیسائیت کو ایک سرکاری مذہب قرار دے دیا۔ دوستوں، یہ آیا صوفیہ کون تھی؟ یہ اتیا کی رہنے والی ایک بیوہ مومنہ خاتون تھی جس نے شرک سے انکار کیا اور حضرت عیسیٰ کے سچے رب پر ایمان لانا قبول کیا، جس کے نتیجے میں اس خاتون کو اور اس کے اہل خانہ 3 بیٹیوں کو اذیت دے کر شہید کر دیا گیا۔ یہ آیا صوفیہ چرچ اس ہی مومنہ خاتون کے نام پر بنایا گیا۔ دوستوں، 6 صدی عیسوی میں جب لکڑی کا آیا صوفیہ جل گیا تو اسی جگہ پر کیسر جسٹائن اول نے 532 میں آرتھوٹک کلیسا کی عمارت کی تعمیر کی۔ دوستوں، آیا صوفیہ کلیسا کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ ریڈیکن سٹی سے زیادہ قدیم اور معتبر ہے اور مسیحی برادری اس کلیسے کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ سمجھتے ہیں۔ 1100 سال تک یہ عمارت مسیحیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوئی، جس کے بارے میں مسیحیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ کلیسا ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں نکلے گا۔ دوستوں، 1453 میں جب سلطان محمد بن فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو شہر کی مسیحی برادری اس کلیسا میں جمع ہو گئی، جس کا ماننا تھا کہ جب دشمن ان پر غالب آ جائے گا تو آسمان سے ایک فرشتہ ہاتھ میں تلوار لیے اترے گا اور وہ ان کو آزاد کروائے گا اور حکومت ایک ایسے غریب انسان کے ہاتھ میں دے دے گا جو ستون کے پاس بیٹھا ہوگا۔ لیکن دوستوں، نہ کوئی فرشتہ آسمان سے آیا اور نہ ہی کلیسا ان کے ہاتھ میں رہا۔ دوستوں، ایک مشہور انگریز مورخ نے اس کی منظر کشی اس طرح سے کی کہ کلیسا کا ہر دروازہ، ہر کونا، ہر ستون، یہاں تک کہ محرابوں پر اور گنبد تک اس طرح لوگ جمع ہو گئے کہ نہ تو کسی کے اندر آنے کی جگہ رہی اور نہ ہی کوئی باہر آ سکتا تھا۔ سلطان محمد فاتح جب ستونوں سے ہوتا ہوا گنبد والے ہال میں پہنچا تو اس نے فتح مکہ کی سنت کو دہراتے ہوئے تمام مسیحی برادری کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور اس نے کہا، آج تم سب امان میں ہو۔ سلطان کا یہ اعلان سنتے ہی مسیحی برادری جو اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کافی مسیحیوں نے اسی ٹائم اسلام قبول کیا۔ سلطان محمد فاتح نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ جمعے کی نماز یہاں ادا کرے گا
और फिर इस कलीसिया को एक मस्जिद की हैसियत दे दी गई। ब्लू मॉस्क नीली मस्जिद आया सूफिया के बिल्कुल सामने वाक़ ब्लू मॉस्क है, जो अपनी खूबसूरती के अलावा एक कदीमी मस्जिद की हैसियत भी रखती है, जो ब्लू टाइल से बनाई गई है। इसलिए इसको ब्लू मॉस्क या नीली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसको सुल्तान अहमद मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। कापाडोशिया ये एक कुदरत का अजूबा है, जिसकी चट्टानी वादियों को हर फोटोग्राफर देखना चाहता है। इसकी चट्टानों पर लहरों की तरह गारों में बने घर लावे के फटने के बाद बर्फबारी से वजूद में आए। यहाँ लोगों ने घर बनाए हुए हैं और हजारों सालों से रिहाइश पजीर हैं। ये दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसका नज़ारा करने के लिए लोग सुबह सुबह गुब्बारों में उड़ते हैं, जिसकी फीस 250 यूरो है। दोस्तों, हर साल हज़ारों सैयाह तुर्की का रुख करते हैं। ठंडे मुल्कों के सैयाह इस्तांबुल, अजमेर और अनातोलिया के गर्म साहिलों का रुख करते हैं, जबकि गर्म मुल्कों के सैयाह ब्लैक सी का रुख करते हैं, जहां सैयाहों को तारीख, सकाफत, रक्स तक की तमाम सहूलियात मुयस्सर आती हैं, जिनसे तुर्क सालाना 50 अरब डॉलर कमाता है। अगर तुर्की की मईशत की बात की जाए तो इसका सालाना GDP 2.2 ट्रिलियन डॉलर है। ये गाड़ियाँ, जहाज, टेक्सटाइल, लिबास तैयार भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। तुर्की का कैपिटल अंकारा है। यह अनातोलिया के वस्त में वाक़ एक तिजारती मरकज़ होने के साथ साथ तुर्क सियासत का गहवारा भी है। बोसा इस्तांबुल से 250 किलोमीटर दूर तुर्की का चौथा सबसे बड़ा शहर है। ये अपने बागात के बायस मशहूर है। इसे यशलगोसा या सस बोसा के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपनी बर्फानी तफरीह गाहों, उस्मानी सुल्तानों के मज़ारात, ज़रखेज़ मैदानों के बायस भी मशहूर है। ये नारान कागान की तरह ठंडा इलाका है। यहाँ से ही मुल्क की 70% आबादी को पानी मुहैया किया जाता है। इस शहर की शोहरत की एक वजह चनार का दरख्त भी है, जो 700 साल पुराना है। इसी दरख्त के साए तले 1326 में उस्मान ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी और इस शहर को दारुल हुकूमत बनाया था। एफेसस रोमन शहरों में से एक शहर है। ये अपने खंडरात, यादगारों, संगे मरमर से बनी सड़कों के बायस मशहूर है। ये शहर रोमन दौर के सुल्तानों की ज़िंदगी की अक्कासी करता है। टॉप कॉपी पैलेस ये आपको बादशाहों की बेचैन तस्वुराती दुनिया में ले जाएगा। इस शहर का अंदरूनी हिस्सा टाइल्स और जेवरात से सजाया गया है। पामुक्काले या कॉटन कैसल यानी रुई का किला, ये तुर्की की सबसे मशहूर अजायबात में से एक है। यहाँ सूरज ढलते ही टेबल टाइम चमकने लगते हैं। नेमरोद माउंटेन मशरकी तुर्की में सर फहरिस्त घूमने वाली जगहों में से एक जगह है। माउंटेन की पहाड़ी चोटी पर बड़ी तादाद में मुजस्मों की टूटी हुई बाक़ियात मौजूद हैं। ये अजीब जगह तुर्की के अजायबात में से एक है। दोस्तों, मगरबी ताकतें 2023 से खौफज़दा क्यों हैं? मुआहदा लौज़ान क्या है? इस मुआहदे के तहत तीनों बर्रे आज़मों से खिलाफत उस्मानिया की इमलाक को जब्त कर लिया गया। सुल्तान के ख़ानदान को जलावतन कर दिया गया। तुर्की को एक सर्कुलर स्टेट करार दे दिया गया। तुर्की पेट्रोल की ड्रिलिंग नहीं कर सकता था। बॉस्फोरस आलमी समंदर शुमार होगा। तुर्की किसी जहाज से टैक्स वसूल नहीं करेगा। बॉस्फोरस की अहमियत का अंदाज़ा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि आलमी तिजारती हैसियत रखने वाली नहर सुइस हम पल्ला करार दी जाती है। तैयब उर्दगान ये वादे कर चुके हैं कि मुआहदा ख़त्म होते ही हम पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे। दोस्तों, सऊदी और तुर्क एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? जब सऊदी अरब अपनी तारीख पर नज़र डालता है तो उसको सल्तनत उस्मानिया का वो दौर ज़रूर याद आ जाता है, जब सन 1818 में आया सूफिया के सामने सल्तनत उस्मानिया के फौजी सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और हमली इमाम को जंजीरों में जकड़ कर लेकर आए, और जब शाह अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम किया गया तो आया सूफिया के सामने एक बहुत बड़ा हजूम जश्न बना रहा था। इसकी बेसर लाश को 3 दिन तक रखा गया। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया के फौजी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत लेरिया और रियाद के मुज़ाफ़ात पर हमले कर रहे थे। दोस्तों, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।